आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का चल रहा है जीसीईआरटी मॉडल सेट का सोल्यूशन, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी मॉडल सेट 2 का साइंस सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी आज के इस वीडियो में सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 15 नंबर में कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। इसमें पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तव में यांत्रिक ऊर्जा क्या है, पहले आपको यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा लिखना है, फिर इसके दो प्रकार के बारे में लिखना है कि क्या क्या है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। पॉइंट किए हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कहा जाए तो सिंपल सा फंडा ये है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, बस इतना याद रखिए। इसका 2 प्रकार ये है, एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ गया। अब जो न्यूमेरिकल दिया गया है, यह क्या दिया गया है पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है। द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है और वेग को v से सूचित किया जाता है। यहाँ द्रव्यमान दिया गया है 15 kg और जो वेग दिया गया है वो दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ mv² होता है। अब हम हाफ को यहाँ हाफ रख दिए। ये मतलब द्रव्यमान कितना दिया था 15 kg और 4 मीटर प्रति सेकेंड। चूँकि यह स्क्वायर में है तो इसलिए हम लोग 4 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि यह भी स्क्वायर है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हाफ और ये 15 और ये 4 चौके कितना हो जाता है 16। अब 2 और 16 को काट दिए, 8 दूना 16 तो निकला 8 और 15 को गुना कर देंगे तो 120 और ये हुआ 120 जूल। तो हम लोग का आंसर निकल गया। आप क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं कि सामान्य मनुष्यों के लिए श्रव्यता परस क्या है। हम लोग जो सुनते हैं ध्वनि, हम लोग ध्वनि चैप्टर में पढ़े हैं कि हम लोग जो आदमी हैं, मनुष्य हैं, वो कितने से कितने तक जो है हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उसे कहते हैं श्रव्यता परस। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। अगर कोई आवृत्ति किसी स्रोत का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी पिंड का 100 हर्ट्ज है, तो ये 1 मिनट में कितने बार कंपन करेगा। एकदम आसान सा सवाल है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए 16 नंबर का आंसर इस प्रकार लिखेंगे। पहले लिख देंगे सामान्य मनुष्यों के कानों के लिए श्रव्यता परस 20 हर्ट्ज से, कितना हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। बस इतना याद रखिएगा। अब दिया क्या था हम लोग का न्यूमेरिकल में कि आवृत्ति दिया गया था किसी पिंड का 100 हर्ट्ज। ठीक है। अब 100 हर्ट्ज मतलब क्या, ये याद रखिए कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु, कोई पिंड जितने बार कंपन करेगा उसे कहते हैं आवृत्ति। अब यहाँ आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, मतलब वो वस्तु, वो पिंड, वो जगह 1 सेकेंड में 100 बार कंपन कर रहा है, कांप रहा है। तो पूछा गया 1 मिनट में। हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, 100 को 60 से गुना कर देंगे तो हो गया कितना 6000। यानी 1 मिनट में वो वस्तु, वो चीज़ 1000 बार कंपन करेगा। तो इसका ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना करें। और बी नंबर में पूछा गया है उसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन के समस्थानिक H, D एवं T, आपको बाद में समझाएंगे है क्या चीज़, के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों का सारणीबद्ध करें। आसान सवाल पूछा है इसमें। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले एक वीडियो दे चुके हैं, फिर यहाँ आंसर को देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर का, ये नंबर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तुलना करना है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 3 पॉइंट दे देंगे हम लोग का हो जाएगा तुलना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इस पर क्या आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। 2 नंबर में ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर
क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। और 3 नंबर इसे ई छोटा ई स्मॉल ई द्वारा दर्शाया जाता है। बस इतना याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब प्रोटॉन के बारे में आ जाते हैं कि प्रोटॉन में वही सेम टू सेम लगभग लिखिएगा कि इस पर धन आवेश होता है। उसमें था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में, इसमें पॉजिटिव चार्ज धन आवेश। 2 नंबर ये नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन जो है ये नाभिक में स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और 3 नंबर में है इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है, पी से दर्शाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। बस आपको याद आ गया, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, प्रोटॉन में धनावेश जो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। 2 नंबर में है कि ये नाभिक में स्थित होता है। जैसे प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही स्थित होता है। और 3 नंबर में क्या है, इसे एन द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल एन द्वारा दर्शाया जाता है। तो आसान एकदम आप लोग आंसर आप लोगों को सरल भाषा में हम लिख के दे दिए। अब बी नंबर में पूछा था कि हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक है उसको आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम सारणीबद्ध करना है। तो पहला है कि हम लोग जान लेंगे कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, H जो लिखा है ये है प्रोटियम का चिन्ह, डी लिखा है ड्यूटेरियम, और टी जो है ये ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ये प्रोटियम में ये क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 परमाणु द्रव्यमान अगर 1 है तो ये प्रोटियम कहा जाता है। और जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाता है तो इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। और ट्रिटियम में क्या होता है कंडीशन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो ये है 3 समस्थानिक हाइड्रोजन परमाणु का। अब हमें ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए प्रोटियम में प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन होता है 1 तो और न्यूट्रॉन होता है 0। ये याद रखिएगा। ड्यूटेरियम में क्या होगा कि इसमें प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1 होगा। और ट्रिटियम में क्या होगा, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 होता है ट्रिटियम में। ये याद रखिएगा, यही है सारणीबद्ध। सिंपल से याद रखिएगा, प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। और न्यूट्रॉन अगर आपको याद रखना है तो आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ से 1 से 1 को घटाते हैं जो 0, 2 से 1 को घटाते हैं तो 1 और 3 से 1 को घटाते हैं तो 2। ये हुआ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता क्या है कि परमाणु द्रव्यमान से उस परमाणु संख्या को आप घटा दीजिए, हो गया न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के विस्तृत रूप से व्याख्या करें। मृदा जो निर्माण होता है, मिट्टी जो बनता है, इसका कई प्रकार होता है, उस प्रकार को आपको व्याख्या करके बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। इस प्रकार आंसर लिखिएगा, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया हेडलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइट करके रख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग कई पॉइंट लिए हैं। सूर्य लिए हैं पहले। सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, पत्थर जो है होता है पहाड़ में उसको गर्म करता है जिससे वो प्रसारित हो जाता है। वो क्या होता है, थोड़ा सा वो उसमें दर्र पड़ जाता है, वो प्रसारित होता है, वो फैलने लगता है। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाता है। रात में क्या होता है कि चूँकि सूर्य का प्रकाश टेम्परेचर घट जाता है और रात में वो फिर सिकुड़ जाता है, इससे उसमें दर्र पड़ जाता है। अगर कोई चीज़ एक बार सिकुड़ता है, एक बार प्रसारित होता है तो उसमें क्या होगा, दरार पड़ जाएगा, तो वो क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और बाद में वो मिट्टी के रूप में बदल जाता है। अब आते हैं नंबर 2 में, जल लिए हैं। सूर्य के ताप से बनी दरार, अगर दरार पड़ा हुआ है सूर्य के प्रकाश से तो उसमें पानी भर जाता है। अब उस दरार में क्या हो गया, पानी भर गया, जो जमकर दरार को चौड़ा कर देता है। दरार जो होता है, छोटा दरार है, उसको और बड़ा कर देता है, चौड़ा कर देता है। बहता हुआ या जमा हुआ पानी, अगर वो पानी बह रहा है या साल के सालों तक वो अगर जमा होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो पत्थर को क्या करता है, तोड़ देता है। इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद 3 नंबर में है हवा। हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकरा कर और भी छोटे छोटे टुकड़े में बांट जाता है। हवा में क्या होता है कि छोटा छोटा पत्थर है वो एक दूसरे से टकराता है हवा के कारण, जिससे वो और छोटा हो जाता है, बाद में वो मिट्टी के रूप में बदल जाता है। इसके बाद आप लोग जीव लिख सकते हैं। कोई जीव जैसे लाइकेन है, ये लाइकेन पत्थर को चून के रूप में परिवर्तित कर देता है। लाइकेन जो है हजारों साल लाखों साल उसमें रहता है पत्थर के ऊपर और बाद में वो पत्थर को मिट्टी के रूप में चूर्ण विचूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार कई पॉइंट है जिसमें मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कॉपी में नोट कर लें। अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये है कि संक्रमण के कारक
एवं उसमें बचाव का उपाय लिखें। आप जो जानते हैं कि रोग जो होता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग आप लोग पढ़े हैं, तो संक्रमण जो है वो संक्रमण किस कारण होता है इसमें आपको लिखना है, फिर उसको बचाव का अगर कोई उपाय है तो आपको वो लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। देखिए संक्रमण के निम्नलिखित कारण है, संक्रामक जो है इसमें निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है? एक नंबर वायु द्वारा, वायु द्वारा छींकने या खांसने से रोगाणु वायु में आ जाता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जो है वो अगर छींकता है तो उसका जो उससे जो रोगाणु है मतलब रोग का जो अणु है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, वायु में मिलता है और वो स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति में जाने की संभावना होता है जिससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। इसके बाद है जल द्वारा, प्रदूषित या संक्रमित जल, अगर जल प्रदूषित है यानी खराब है या संक्रमित है, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस उपस्थित होता है तो वो जल संक्रमित है, उसको पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। इसके बाद लैंगिक संपर्क, कभी कभी लैंगिक संपर्क एड्स जैसे कुछ बीमारियां संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध, जैसे अगर पति संक्रमित है एड्स से तो पत्नी भी संक्रमित हो सकती है। लैंगिक संपर्क द्वारा इसे कहा जाता है, ये स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। दूसरों जीव द्वारा, अगर कोई दूसरा जीव जैसे मच्छर है, मक्खी है, चूहा है जैसे जीव रोग का वाहक होते हैं, वो रोग का वाहक होते हैं, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना संक्रमित जीवाणु ट्रांसफर कर देता है जिससे वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उस व्यक्ति से में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये कई कारक है जिसके कारण संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसके बाद पूछा गया था कि बचाव का क्या उपाय है, इसमें हम लोग किस प्रकार बच सकते हैं। एक नंबर पॉइंट में इस प्रकार लिखिएगा कि संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो हर समय कोशिश करना चाहिए कि उससे संपर्क में ना आए। 2 नंबर में उचित टीका का प्रयोग करना चाहिए। अगर संक्रमण से बचना है तो हमें टीका जरूर लगाना है। जैसे कोरोना में अभी हम लोगों को क्या किया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है और कोई व्यक्ति वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा है, वैक्सीन जरूर ले लें आप लोग। टीका का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप संक्रमित ना हो भविष्य में। इसके बाद 3 नंबर में है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, संक्रमित है, उसको इंजेक्शन दिया गया और उसी इंजेक्शन का प्रयोग दूसरे कोई स्वस्थ व्यक्ति में किया जाता है तो वो जो जीवाणु है, रोगाणु है, उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अतिरिक्त घर में अगर कोई वस्तु है, जैसे हम लोग कोई कपड़ा है, खाने पीने का सामान है, उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसका व्यवहार प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि स्वस्थ व्यक्ति जो है उससे संक्रमित ना हो। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी जो मॉडल सेट 2 का साइंस सब्जेक्ट का था वो सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए हैं। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कतें हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अतिरिक्त आप लाइक करना मत भूलें। शेयर बटन के साथ सभी को फायदा हो इसीलिए आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए जरूर जुड़ें। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।